नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रवि कुमार। आज हम नर्सिंग शिक्षा पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ तीन विशिष्ट अतिथि भी हैं। आज जैसा कि हम सब जानते हैं, नर्सिंग जो है वो बेसिकली स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है और शहर, गांव सभी जगह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और सेकेंडरी स्वास्थ्य सेवाएं सब जगह नर्सिंग जो है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम आज एएनएम और जीएनएम के पाठ्यक्रम पर और उसकी क्या विशेषताएं हैं इस पर हम मुख्य रूप से आज फोकस करेंगे। हमारे साथ तीन मुख्य अतिथि हैं। एक हैं नैन्सी मैडम। नमस्कार। हमारे साथ दूसरी विशिष्ट अतिथि हैं नीरजा मैडम। और हमने एक एएनएम की छात्रा को भी, नीतू जी, उनको भी हमने अपने साथ रखा है। हम सब एएनएम और जीएनएम पर चर्चा करेंगे और हमारा मुख्य फोकस रहेगा एएनएम के अभ्यर्थी जिन्होंने कि अभी जस्ट पिछले सप्ताह जो है जेसीसीबी की परीक्षा लिखी है। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सो सबसे पहले मैं नैन्सी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं नैन्सी राजन। मैं प्रजा फाउंडेशन से 2018 से जुड़ी हुई हूँ, जब ये संस्था एएनएम की शिक्षा शुरू की थी। नर्सिंग में मैंने बहुत लंबा सफर तय किया है और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि अभी मैं अपने झारखंड की बच्चियों को यही शिक्षा दे रही हूँ। नीरजा मैम, अब आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार, मैं मेजर रिटायर्ड नीरजा करकेटा। मैं झारखंड की ही वासी हूँ और अभी मैं नर्सिंग कौशल कॉलेज गुमला में डीन के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने आर्मी में 15 साल की नौकरी की है और उसके बाद ये मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं झारखंड की छात्राओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, इसलिए मैं यहाँ। धन्यवाद। अब मैं नीतू जी से आग्रह करूंगा वो अपने बारे में दो शब्द बताएं। नमस्कार, मेरा नाम नीतू चली है। मैं नर्सिंग कौशल कॉलेज इटकी में एएनएम की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं एएनएम पढ़कर अपने समाज में स्वास्थ्य सेवाएं दे सकूं। धन्यवाद। सबसे पहले आज हम ये जानना चाहेंगे कि एएनएम, जिसे हम ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी भी कहते हैं, और जीएनएम, जिसे हम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कहते हैं, इसके बीच अंतर क्या है? ये कई छात्र नहीं समझते हैं, छात्राएं नहीं समझती हैं। तो मैं नैन्सी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में बताएं। जरूर सर, अहम सवाल है क्योंकि बच्चे जो +2 करके निकलते हैं, वास्तव में उन्हें सिर्फ पता है कि नर्सिंग होती है जी, लेकिन नर्सिंग भी उनका भी अलग अलग कैटेगरी है। जो एएनएम है, जो सबसे शॉर्ट टर्म है, 2 साल का होता है और इसमें एएनएम में आपको कंपलसरी नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो। किसी भी स्ट्रीम से आप एएनएम की नर्सिंग कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो या फिर गृह विज्ञान हो, वो उसमें एंट्रेंस ले सकती हैं। लेकिन जो जीएनएम है वो है थोड़ा सा ऊंचा है, थोड़ा टफ भी है, खर्च भी ज्यादा है और ये 3.5 साल का होता है सर। और इसमें साइंस स्ट्रीम होना अनिवार्य है, आपको साइंस लेकर ही आना होगा, अन्यथा जीएनएम में आपका एडमिशन नहीं होगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई मैडम ने। एएनएम के लिए जो है बेसिकली आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी आप एएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट जहाँ की आप जीएनएम यदि आप करना चाहते हो तो आपको विज्ञान की ही शिक्षा ग्रहण किया होना चाहिए। जी सर, यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी सर जी, कि एएनएम में इसलिए हम आर्ट्स के विद्यार्थियों को ले सकते हैं क्योंकि एएनएम के जो बच्चे होते हैं
वो नर्सेस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जरूरी नहीं है कि वो हॉस्पिटल में ही काम करेंगी, जी अपने समाज के लिए वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और प्लस इनके साथ एक और भी है प्लस पॉइंट है सर, कि वो गर्भवती महिला और नवजात शिशु की जो केयर करते हैं उसमें बड़ी माहिर होती हैं। और जीएनएम का है कि उनके लिए रखा गया है कि हॉस्पिटल्स में ही अधिकतर वो पाई जाएंगी आपको। तो ये एक और भी आपने विशेष बात बताई एएनएम के लिए कि कम्युनिटी हेल्थ सर्विस में जी। बेसिकली इनका योगदान बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। तो मैडम हमने देखा है अभी बस गत सप्ताह एक जेसीसीबी की परीक्षा कराई गई थी और ये परीक्षा अभी दूसरी बार कराई गई है झारखंड में और इसके कुछ नियम भी बदले हैं और कुछ दिशा निर्देश भी बदले हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जेसीसीबी एग्जाम और फिर उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जी सर। तो जेसीईसीबी ये पिछले साल से शुरू हुआ सर। इससे पहले झारखंड में जितनी भी प्राइवेट संस्थान थी वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती थी। जैसे हमारा प्रेशर फाउंडेशन एक खुद से हम एक एंट्रेंस एग्जाम करते थे और उसमें जो मेरिट लिस्ट में आते थे उनका हम काउंसलिंग करते और अपना एडमिशन ले लेते थे। लेकिन लास्ट ईयर से झारखंड सरकार ने एक नियम लागू किया है कि उनके सरकार के कंबाइंड एग्जाम में बैठना कंपलसरी है, अन्यथा प्राइवेट संस्था अपनी मर्जी से अपनी एग्जाम से एडमिशन नहीं ले सकते हैं। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें एएनएम एंड जीएनएम दोनों के जो क्वेश्चन पेपर थे वो एक थे, दोनों साथ बैठकर एग्जाम दिया था। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एएनएम साइंस स्ट्रीम से नहीं है जी। और जीएनएम कंपलसरी है साइंस स्ट्रीम। आप खुद सोच सकते हैं वो सवाल हल करना एएनएम वाले बच्चों के लिए कितना ही कठिन होगा। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी सर कि जिस संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ, जो हमारा प्रजा फाउंडेशन है, इन्होंने जाकर सरकार से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इस प्रणाली को बदल दी जाए ताकि बच्चों को अधिक से अधिक मौका मिले, क्योंकि झारखंड में हमारी बहुत सारी बच्चियां हैं जो केपेबल नहीं है उतना बड़ा खर्च झेलने के लिए। उनके लिए एएनएम बहुत अच्छा है। तो झारखंड सरकार ने मान भी लिया सर। और इस साल जो एग्जाम हुआ वो एएनएम और जीएनएम दोनों के प्रश्न पत्र अलग थे, समय अलग था। तो उम्मीद रखते हैं कि इस बार रिजल्ट अच्छा होगा। तो ये जेसीईसीबी में बैठना कंपलसरी है। जब आप पास हो जाते हैं तो सरकार जितने भी प्राइवेट सीटें हैं सरकार उनके लिए हमें विद्यार्थियों को बांट देंगी। तो इसलिए अब जेसीईसीबी का एग्जाम देना अनिवार्य है, चाहे वो एएनएम है, चाहे वो जीएनएम है, बीएससी है, हर किसी को जेसीईसीबी के थ्रू ही आना होगा। जी धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई मैडम आपने। और जाहिर है कि यदि जीएनएम के लिए साइंस कंपलसरी है और एएनएम के लिए साइंस कंपलसरी नहीं है तो प्रश्न पत्र उसके अलग होने चाहिए थे। जी। तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने जनता की आवाज सुनी। जी सर। और ऐसे छात्राओं की आवाज सुनी जो कि आर्ट्स स्ट्रीम से या कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करती थी और एएनएम करना चाहती थी। जी सर। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात हुई। धन्यवाद। तो मैडम मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एएनएम नर्सिंग कॉलेज जो है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है और पाठ्यक्रम में किस तरह की चीजें जो है वो इसमें पाई जाती है एएनएम में? एएनएम में। ठीक है सर, क्योंकि हमारी संस्था भी एएनएम कोर्स चला रही है जी, तो मैं अच्छी तरह बता पाऊंगी आपको कि एएनएम की नर्सेज जो हैं फर्स्ट ईयर में एक तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ती हैं, जो समाज की सेवा किस तरह की जाए, कैसे हेल्थ टीचिंग दी जाए, कैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती हैं उनको कैसे रोकथाम किया जाए। फिर दूसरा इनका सब्जेक्ट है प्राइमरी
हेल्थ नर्सिंग, और नीरजा मैडम भी बेहतर बता सकती हैं प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग के बारे, क्योंकि वो पढ़ा रही हैं वहाँ जी पे। तो मैम आप कुछ प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग के बारे में बताएं। जी हाँ, धन्यवाद। प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित एक एएनएम की क्या क्या जिम्मेदारी होती है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। और जो भी फर्स्ट एड किसी भी इमरजेंसी सिचुएशंस में या फिर किसी भी ऐसे अवस्था में जहाँ की एक एएनएम या कोई भी प्राथमिक चिकित्सक जो है उसकी क्या भूमिका है, उसके विषय में हम लोग उसमें पढ़ाते हैं। धन्यवाद। इसके बाद आता है हेल्थ प्रमोशन, एक सब्जेक्ट वो भी है। यहाँ तो हम जो वातावरण है, जी हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं होती, जी तो जो इन्वायरमेंटल हाइजीन वो होनी चाहिए, जी वो हम सिखाते हैं। रोज बच्चे खाना खाते हैं पर उन्हें नहीं पता कि हमें चावल से क्या मिलता है, दाल से क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। जी तो वो जानना भी जरूरी है। बिल्कुल जब हम जाने तो मरीज को बताएं, बिल्कुल है ना। तो ये एक बेसिक है। बिल्कुल धरातल जो है जहां हम पक्का खड़े हों, बिल्कुल हम खड़े हों तो दूसरे को संभालें, बिल्कुल उद्देश्य वही है। बिल्कुल फिर हेल्थ प्रमोशन में एनाटॉमी एंड Anatomy। फिजियोलॉजी भी है। जी जब तक आप उस शरीर के बारे आपको ज्ञान नहीं है, आप कौन सी सेवा देने वाले हैं, बिल्कुल वो सिखाना जरूरी जरूरी है सर। और उसके बाद जब सेकेंड ईयर में आते, और एक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी है सर, जी उसमें नवजात शिशु को की अच्छा। देखभाल जी किस तरह से हम करेंगे। जी जब ये सेकेंड ईयर जाती हैं तो टोटली मिडवाइफरी है। एक गर्भवती महिला के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्या सलाह देनी पड़ेगी। सर देखिए, ऐसा है कि जब तक हमें नॉलेज नहीं है जी तो हम सेवा कैसे करें, कैसे करेंगे। बिल्कुल है ना। बिल्कुल और जो एएनएम होती है वो लोग बहुत डिवोटेड होती हैं, बिल्कुल ये तो मानने वाली बात है। बिल्कुल सिर्फ देखिए, ऐसा नहीं है कि हम नर्सिंग करने, हम सेवा करने निकले हैं। भाई बिना पैसे के तो कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल। पैसा तो हमें चाहिए। बिल्कुल लेकिन एएनएम में जो होता है डिवोशन बहुत ज्यादा बहुत होता है, क्योंकि ये समाज में जाती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, किसी कानून से नहीं बंधी हुई हैं। और खास करके आपने बताया कि वो कम्युनिटी हेल्थ जी में हाँ। बहुत ज्यादा फोकस बहुत होता है ज्यादा उनका। फोकस तो करती हैं। ये जी ये सारे गुण जो है जी वो एएनएम को विशिष्ट बनाते विशिष्ट बनाती है। जी सर, हैं। जी सर। वो किसी भी क्लास के, किसी भी तरह के लोग होते हैं, जी। उनके साथ बहुत जल्दी वो एडजस्ट हो जाती एडजस्ट हो हैं। जाते जी सर। हैं। बहुत अच्छी बात बताई मैडम आपने। और अ, मैं बिल्कुल अभी एएनएम के जो हमारे छात्र देखेंगे इस पॉडकास्ट को, तो डेफिनेटली जो आपका जो वक्तव्य है उससे वो प्रभावित भी होंगे। तो मैडम मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि जो एएनएम कॉलेज है जी उसमें और क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, जी किस तरह की फैसिलिटीज या है ना, हम किस तरीके से उनको पढ़ाते हैं, उनका दिनचर्या वगैरह कैसा होता है, इस पे कुछ प्रकाश डालें आप। हाँ जरूर सर। मैं अपने ही कॉलेज को बता सकती हूँ Sure, कि हम sure. क्या करते हैं। बिल्कुल मैं दूसरों की नहीं बोल सकती, लेकिन बिल्कुल हम क्या करते हैं, हम मतलब कि प्रजा फाउंडेशन क्या करती है। जी प्रजा फाउंडेशन इन्होंने शुरू ही इस मकसद से किया था कि जो बच्चे सुदूर गांव में हैं, इंटर पास हो गए हैं, जी अब आगे नहीं पता क्या करना है, बिल्कुल और दूसरी बात है अगर वो निकल भी जाती हैं तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तीसरी अहम बात यह है सर, हर पढ़ाई के लिए आपको पैसों की जरूरत है। बिल्कुल तो हमारे बच्चे क्योंकि गांव से आते हैं, अगर पैसे चाहिए तो खेत बेच देंगे। यहाँ पर एक प्रजा फाउंडेशन ने बहुत अच्छा किया है कि बच्चों को लोन दिलाती है, तुम अपने पैसे से पढ़ो, अपने पैसे से अपने पांव पे खड़े हो जाओ। तो आपने बोला कि हम क्या सिखाते हैं। जी सर हमारे कॉलेज में जो है, ये कहने के लिए एएनएम कॉलेज है, लेकिन सर हमारे कॉलेज आइए, आप लोग आकर के देखिए, तब आपको लगेगा कि वास्तव में मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमारे बच्चे एएनएम पढ़ने जरूर आए हैं, सिलेबस पूरा एएनएम का है, लेकिन जो शिक्षक हैं सब बीएससी नर्सेस हैं,
और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आई हुई हैं और उनको संस्था के द्वारा कड़ी हिदायत दी गई है। पहले तो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, उनको खड़े होना सिखाओ, समाज में कैसे खड़े होना है। और जो लैब है सर, आपको मेडिकल कॉलेज में भी ऐसे प्रयोगशाला नहीं दिखेंगे। हम सिर्फ एएनएम नहीं पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान जो हमारे पास है वो हम उनको दे दें। तो इससे क्या होगा सर, अल्टीमेटली समाज को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। ना इससे संस्था को कोई फायदा हो रही है, ना ही उस अकेली लड़की को वो फायदा हो रहा है, वरन पूरे समाज को इसका फायदा मिल रहा है। और सबसे मैंने जो डिसिप्लिन वाली बात है सर, नर्सिंग हम घर में बैठ के नहीं पढ़ सकते। नहीं, बिल्कुल तो हम लोग रेसिडेंशियल हैं सर, जी। और छुट्टियां बहुत कम है। छुट्टियां हैं पर हम देते नहीं है, क्योंकि बच्चा है वो एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो बार बार अगर आप उसका माहौल बदल देते हैं तो वो नहीं पढ़ पाएगा। और एएनएम में मैंने शुरू में आपको बताया डिवोशन चाहिए। तो सारी सुविधाओं के साथ ये तो मैंने आपको एजुकेशनल बता दिया। इसके अपार्ट उनके रहने का, उनके खाने का, उनके किताब कॉपी, उनके यूनिफॉर्म का कोई भी बोझ हम उसके दिमाग पर नहीं पड़ने देते हैं। जितना हम कर सकते हैं हम सपोर्टिव रहते हैं, सो दैट बच्चा बड़ी ईमानदारी से और बड़ी लगन से इस एएनएम की पढ़ाई को पूरी करे। धन्यवाद मैडम। आपका जो 39 साल का अनुभव है वो इसमें डेफिनेटली मैं हम लोग समझ पा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने बच्चों को गाइड करते हैं। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जो कि मैं छात्राओं की तरफ से पूछना चाहूंगा। एएनएम जैसा कि आपने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ सर्विस और मिडवाइफरी, ये सब बहुत एक्सपीरियंस की बात है, इतने आसानी से वो नहीं आ पाती है। तो आपने बताया कि प्रयोगशाला काफी अच्छी है आपके यहाँ बनी हुई। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में संतुलन आप कैसे बनाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है सर जी। 18 महीने हमने तय कर रखा है। ये लोग जो 2 साल का कोर्स है, 18 महीने ये थ्योरी पढ़ती हैं, लेकिन पहला जो 12 महीना होता है उसमें से भी 3-3 महीने कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए बच्चा, जो हमारे सरकारी संस्थान है जैसे सीएचसी हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां हमारे बच्चे जाते हैं हॉस्पिटल के माहौल को देखने के लिए। वो पहले साल में होता है सर। दूसरे साल में शुरू में ही 6 महीने के लिए हम इनको बड़े अस्पतालों में भेजते हैं। हम यहाँ तो आपको बहुत अच्छे से बता दिए कि हम जीएनएम और बीएससी लेवल की पढ़ाई कराते हैं, तो पढ़ने से ही तो वो नर्स नहीं बन जाएगी, उनको एक्सपोजर देना होगा। इसीलिए हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कह लीजिए या मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल कह लीजिए, ऐसे हॉस्पिटल में ऑन जॉब ट्रेनिंग, और जो हमारे सिलेबस में इसी को दूसरे शब्दों में लिखा है इंटर्नशिप, वो कंपलसरी है। उस इंटर्नशिप के लिए हम बच्चों को ऐसे अस्पतालों में भेजते हैं। तो थ्योरी भी हो गया सर, और प्रैक्टिकल का भी ये 6 महीने उधर और फर्स्ट ईयर में 3 महीने इधर, वो हमने एडजस्ट कर लिया, बैलेंस कर लिया कहना चाहिए। जी जी। नीरजा मैम, आप भी इस पर कुछ कहना चाहेंगी? आप भी एक प्रजा फाउंडेशन की नर्सिंग कौशल कॉलेज की आप डीन है, और आप भी अपना कुछ एक्सपीरियंस साझा करें। जरूर सर जी। एक्चुअली मैम ने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट फिर से दोबारा मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो एएनएम नर्सिंग की जो हम शिक्षा प्रदान करते हैं हमारे कॉलेजेस में, तो इसमें सिर्फ हम केवल शिक्षा ही नहीं देते, एएनएम की शिक्षा केवल नहीं देते, बट इसके साथ साथ हम उनके व्यवहारिक जीवन को भी बदलने की मतलब कोशिश करते हैं, और उनको सैद्धांतिक गुणों से भी भरपूर बनाना चाहते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए हमारी ये कॉलेजेस ज़्यादा विशेष
मानी जाती है। जी और ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर हम ज़्यादा अग्रसर हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा जब जी। गांव से आता है तो आप देख पाएंगे, जब आप हमारे कॉलेजेस में आएंगे, न्यू एडमिशन्स लेंगे, तो आप देख पाएंगे कि वो बच्चे जब हम गांव से आते हैं, अलग अलग गांव से आते हैं, छोटे छोटे घर, गांव गरीब घरों से आते हैं, तो उनकी वो दिखावट कैसी होती है। तो उस समय जब वो आते हैं हमारे पास, तो उस समय प्रथम वो दिखने में कैसे होते हैं, बिल्कुल बट जब वो कॉलेजेस में रहते हैं और प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे उनमें जो बदलाव आता है सर, वो बहुत सराहनीय होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनमें बदलाव आती है, उनके पहनावे में, उनके वे ऑफ डीलिंग विद पेशेंट्स, द वे ऑफ टॉकिंग, तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ जाते तो हैं। आप उनके और उन सभी आयामों पर काम करते हैं। यस यस जरूर, yes. बिल्कुल, जैसा अभी मैं सोच पा रहा हूँ कि जैसे एक ग्रामीण परिवेश से यदि Yes. छात्राएं आपके कॉलेज में आती हैं और जब हम नर्स देखते हैं जी हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो Yes, वो काफी स्मार्ट होती Yes, हैं sir, और बहुत। वो डील कर पाती हैं पेशेंट्स जी के हाँ, साथ, जी, बातचीत कर पाती हैं। बातचीत। तो आप उन सभी एस्पेक्ट्स पे, उस सभी आयामों पे आप काम करती जी हैं। हाँ, हम लोग इन सब बातों पे काम करते हैं। और उसके अलावा ये जो पढ़ाई है, उसके साथ जैसे मैडम ने बताया कि हम ओजीटी में भी बच्चों को भेजते हैं, तो इसके साथ साथ जब वो फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जी तो उसी बीच उसी दौरान हम लोग कुछ अंश पढ़ाई की जब हो जाती है, तो हम लोग बच्चों को सदर हॉस्पिटल, जैसे सीएचसी पीएचसी बताया जी हमने, तो हमारे यहाँ जैसे सदर हॉस्पिटल्स जो हैं, जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, तो उनमें हम बच्चों को प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। भेजते हैं। हाँ, जिससे कि वो एक जैसे लैब्स में वो जो भी प्रैक्टिस करे, प्रोसीजर्स जो भी सीखे, उसका उपयोग वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा कर सके। करें तो पेशेंट से किस तरह से बातचीत करना है, बिल्कुल। कौन से प्रोसीजर्स कैसी करनी है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनके डिवाइडेड रहते हैं ग्रुप्स, जी तो उसमें वो अंडर द सुपरविजन ऑफ जो भी टीचर्स रहते हैं, उनके अंडर वो ट्रेनिंग ग्रहण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी मैडम आपने। आपने इसमें ये बताया कि जो एएनएम की छात्राएं हैं उन्हें आप सदर अस्पतालों में और इस तरह के सरकारी अस्पतालों में आप भेजते हैं और वहां पर वो विभिन्न विभागों में वो अपनी जो है एक्सपीरियंस वो गेन करते हैं। डेफिनेटली अब हम समझ पा रहे हैं कि वो आप कैसे उन्हें डेवलप करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। मैं नीतू जी से भी जानना चाहूंगा, चूंकि ये छात्रा हैं अभी एएनएम की, तो नीतू जी आप भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ साझा कीजिए, जिससे कि हमारे दर्शक जो हमारे कॉलेजों में हमें बुक से रिलेटेड तो पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें बुक से के साथ साथ में हमें हमारा स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, इसके बारे में भी हम लोगों को सिखाया जाता है। और हम इसमें जब हम लोग सीखते रहते हैं, तो इस स्थिति में हम लोग इसमें हमें बहुत सारे कार्यक्रम में भाग लेने को मिलता है, जी जैसे कि शिविर हो गया, जी तो बिल्कुल इसमें हमें जाने का मौका मिलता है, जिसमें हम जाकर टीकाकरण करते हैं, या फिर किसी गर्भवती महिला का प्रसव पूर्व देखभाल कैसे किया जाए, उसके बारे में हम लोग उन्हें स्वास्थ्य की मतलब स्वास्थ्य शिक्षाएं देते हैं जी उन्हें। और तो इस दौरान भी आप इंटरेक्ट भी करते हैं, हाँ, उनसे हम जो बातचीत, रियल वर्ल्ड से हाँ, इंटरेक्शन जो है वो भी आपका जो होता है। चीज हम जी बुक में पढ़ते हैं वही जी चीज हम रियल लाइफ में करते हैं, तो करते ये हैं हमारे लिए बहुत ही एकदम अच्छा वाला अनुभव होता है। जी। और कहते हैं कि डूइंग इज लर्निंग, तो हाँ, यदि आप करते हैं तो आप ज्यादा जानते ज्यादा हैं। सीखते हैं। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। अ, अभी मैं नैन्सी मैम से जानना चाहूंगा कि एएनएम क्षेत्र में रोजगार की क्या संभावना है और किस तरह के जॉब्स मिलते हैं और कहाँ-कहाँ एएनएम के जो छात्राएं हैं वो जॉब्स एक्सपेक्ट कर सकती हैं। ठीक है सर। एएनएम अगर आप सरकारी दृष्टिकोण से देखें जी तो पीएचसी, बिल्कुल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी, यहाँ तो उनके लिए दरवाजा खुला है। जी लेकिन सर जो पीएचसी सीएचसी जो भी है, सीएचसी तो नहीं, पीएचसी जरूर, और हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो दूर दराज गांव में होती है, जी तो बच्चों को जो हम बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल वो उनको वो नहीं मिलती, वो गांव से आए वापस गांव में चले गए। बिल्कुल
लेकिन सर जिस तरह की शिक्षा हम दे रहे हैं, आज हमारी एएनएम नर्सेस बड़े बड़े हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। हॉस्पिटल कह लीजिए, होम केयर कह लीजिए, सरकारी संस्थान कह लीजिए, हर जगह एएनएम की वैकेंसीज आपको दिखेंगी। और एएनएम पे कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट किया जाता है, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये बहुत डिवोटेड होती है। तो इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है, सरकारी में भी और प्राइवेट संस्था में भी। मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन में यदि हम देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत विस्तार हो रहा है जी। बहुत सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं जी। और सरकारी अस्पताल भी खुल रहे हैं। तो उन सभी जगहों पर एएनएम जो है अपना रोजगार पा सकती है। जी, धन्यवाद मैडम। अभी मैं नीरजा मैडम से भी कुछ इसके बारे में जानकारी जानना चाहूंगा कि करियर के बारे में, बेसिकली एएनएम के करियर के बारे में। तो जो हमारी एएनएम की पढ़ाई है उसको पूर्ण करने के बाद जो बच्चे हैं, वो छात्राएं, वो जीएनएम की पढ़ाई भी कर सकती हैं आगे, और बीएससी की भी पढ़ाई कर सकती हैं। बहुत सारे बच्चे छात्राएं ऐसे भी हैं जो और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो एमएससी भी करते हैं। तो एएनएम एक ऐसा पड़ाव है जहाँ से कि आप एएनएम की पढ़ाई करने के बाद और आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। बट एएनएम करने के बाद, जैसे हमारे कॉलेजेस में है कि एएनएम नर्सिंग के बाद बच्चे प्लेसमेंट में जाते हैं। तो प्लेसमेंट में जब बच्चे जाते हैं तो बहुत सारे छात्राएं ऐसे भी हैं जो कि एएनएम की पढ़ाई पूरी कर लिए हैं और साथ में अभी नौकरी पे कार्यरत हैं। ठीक है। और उसके अलावा, उसके साथ साथ और जीएनएम की भी कोर्सेस कर रही हैं। तो ये पॉसिबिलिटी भी है। जी, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो इससे एक बहुत लाभदायक बात ये है कि एएनएम आपने कर ली, आप नौकरी भी कर रहे हैं और साथ आप अपनी शिक्षा भी आगे भी बढ़ा रहे हो। समय का भी बचत, तो समय की भी बचत और रोजगार भी। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। इसका मतलब ये हुआ कि एएनएम जो है आपके नर्सिंग के करियर में आपकी पहली सीढ़ी है। जी। और एक बार आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली, उसके बाद आप अर्निंग भी स्टार्ट कर दोगे रोजगार के साथ, क्योंकि आपको जॉब लग जाएगी। और साथ साथ आप जीएनएम की पढ़ाई भी कर सकते हो, अपनी अपस्किलिंग जिसको कहते हैं, अपनी अपस्किलिंग कर सकते हो और बेहतर रोजगार पा सकते हो या प्रमोशंस पा सकते हो। धन्यवाद मैम। तो अभी तक हमने जाना कि एएनएम के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या उसके करियर के क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब मैम मैं जानना चाहूंगा कि जो जेसीसीबी की परीक्षा हुई है जी, उसके बाद जाहिर है कि सभी छात्राएं इस इंतजार में होंगी कि अभी रिजल्ट्स आएंगे और उनको जो है दाखिला लेना पड़ेगा किसी ना किसी नर्सिंग कॉलेज में। अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के कितने नर्सिंग कॉलेजेस हैं और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस कितने हैं? ठीक है। तो झारखंड में 10 सरकारी संस्थान हैं जो हर एक कॉलेज में 30 सीट है। ओनली 30 सीट? जी। ओके जी, पूरे झारखंड में 10 सरकारी एएनएम कॉलेजेस है और प्राइवेट तो सर 117 है। 117 है जी। अपार्ट फ्रॉम हम लोग जो प्रजा फाउंडेशन के 8 कॉलेज है, 8 कॉलेज में हो गए आपके 120 into 8 960। तो आप हमको भी जोड़ लीजिए, 117 में पहले 8 जोड़ लीजिए, है ना? तो इतना ज्यादा है। और सिर्फ रांची में 43 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। कंपटीशन काफी, सीट्स की कमी नहीं है। जी जी कंपीट करने जाओगे तो काफी टफ है जी, और सीट्स की तो कमी नहीं जी। तो एक यदि मैं गणना करूं मैडम, तो आपने कहा 10 सरकारी कॉलेज और उसमें 30 सीट, यानी 300 सीट्स हो गए सरकारी कॉलेज में। जी सर।
प्रजा फाउंडेशन द्वारा चलाई गई 8 कॉलेजेस में 960 सीट्स 960 हो गए जी तो सर। 1260 सीट्स हो गए। जी सर। और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी सीट्स होंगी मैडम? सर 60 मैक्सिमम है कुछ लोगों में, जी। और बाकी को वही 30-30 ही है सर। तो रफली 4000 से 5000 5000 बाकी के कॉलेज ऊपर है सर, ऊपर है। ऑलमोस्ट 5275 की ओके, आप लेकर चल सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अभी इन सरकारी कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में जो कट ऑफ्स होंगे जेसीसीबी के, वो किस तरह के कट ऑफ्स में छात्राएं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उनको एडमिशन मिल जाएगा? सर बहुत कठिन सवाल आपने जी पूछा है। जी बिल्कुल, बहुत ही कठिन सवाल है सर जी। क्योंकि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें तो सारे साइंस के सवाल आए थे जी। इस बार अलग कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन पेपर था वो काफी टफ था जी। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री तो थे ही, पर मैथ्स इतने ज्यादा थे, गणित के क्वेश्चन गणित के सवाल जी कठिन थे और बहुत कठिन थे। तो गणित हर किसी को इजी नहीं लगता सर, और खास करके हम बात कर रहे हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स के जी, बारे में सर। डेफिनेटली। तो फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि अगर 40 परसेंटाइल मानकर आप चलते हैं जी। तो बच्चा 30 मार्क्स के आसपास 25 से 30 हम मान सकते हैं। 25 से 30 के जी। आसपास बच्चा जी। ले आएगा, तो वो 40 परसेंटाइल से ऊपर आएगा जी, मैं यही कह सकती हूँ क्योंकि सवाल काफी मुश्किल वाले थे जी। और ये जैसे सरकारी कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो इसमें फीस की संरचना क्या होती है? मतलब कितना फीस करीब करीब इसमें होता है? सर जहां तक प्राइवेट संस्था की बात है झारखंड में, वहां सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल जो शैक्षणिक आपकी फीस है जी, वो ट्यूशन फीस जी, ट्यूशन फीस जी, सही कहा आपने। जी। ट्यूशन फीस में 1.5 लाख प्लस लग जाता है सिर्फ ट्यूशन फीस में जी। और जो उनका खाना रहना वो उनको फिर देना पड़ता है, उसके ऊपर देना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है सर जैसे एग्जामिनेशन फी है जी, कॉपी किताब है, बुक्स तो काफी महंगी होती हैं, तो वो उनका अलग अपना खर्च है। फिर आप हाँ यूनिफॉर्म है, तो आप सब जोड़ लीजिए करीब करीब वही 1.5 ये तो 1.5 वो, तो मतलब 2.5 से 3 लाख 2.5 से 3 लाख का खर्च तो आना ही है सर। ये जनरल प्राइवेट कॉलेजेस की बात जी होती है सर। हाँ, एक बार में नहीं देना पड़ेगा, शुरू में आपको देना होगा वो 1.5 लाख, बाकी खर्च तो जैसे जैसे जरूरतें आती हैं वैसे देना जी। और हमारी जो संस्था है सर प्रजा फाउंडेशन, यस सर, तो सरकार इस ट्रेनिंग के लिए मुझे नहीं लगता है कि 1.65 से ज्यादा लोन लेने की अनुमति देगी। तो शुरू में तो ऐसा ही हमारा चल रहा है, 1.5 का लोन बच्चे लेते हैं और उसी में सब कुछ खाना पीना रहना एग्जामिनेशन जी एग्जाम फीस सब कुछ, यहाँ तक कि बच्चों को रिम्स तक पहुंचाना जी। हमारे कॉलेजेस सर सरायकेला में है जी, वो काफी अंदर है जी, रास्ते में एक कुत्ता भी घूमता नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल इतना सुदूर अंदर पड़ा है, तो वहां से बच्चों को लेके आना, ये सब एक है जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए जी। हम ऐसा नहीं करते कि जो एग्जाम का डेट आ गया तुम जाओ एग्जाम दे दो, नहीं, उनको उनके लिए बस अरेंज करना, उनको यहाँ ला के रखना, उनका एग्जाम दिलाना, तो ये सब कुछ उसी 1.5 लाख में होता है। बहुत सराहनीय। वो कैसे संस्था चलाती है जी, संस्था कैसे चलाती हम नहीं जानते। हाँ, लेकिन एक बात है, कल्याण विभाग की तरफ से जी हम लोगों को रहने का जो हमारा हॉस्टल, जो हमारा कैंपस है, जो हमारा कॉलेज है, वो कल्याण विभाग की तरफ से, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जी सर, कल्याण विभाग की जी सर, अन्यथा हम 1.5 लाख में कुछ भी नहीं कर पाते। बिल्कुल, तो ये चीज हमें कल्याण विभाग से मिला हुआ है। धन्यवाद। ये जो नर्सिंग कौशल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, ये विभिन्न जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उससे शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो कैसे
आप विभिन्न पाती हैं? किस तरीके से आप, जैसे आपने लैब के बारे में पहले जी, बताया था, जी, तो कैसे हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो है ना, कम फीस में भी हम उत्तम से उत्तम शिक्षा दे पाए? सर इसका अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो एक लाइन में मैं कंप्लीट करूं जी कि जो बच्चे अन्य प्राइवेट संस्था से आते हैं जी उनकी शिक्षा पूरी हो गई, उस संस्था की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हर एक जगह में यही होता है सर, जी क्योंकि जो शिक्षा वाली जो भी संस्था है उनका इतना ही काम होता है बच्चा जिस चीज के लिए आया है वो कंप्लीट करा दी जाए, लेकिन प्रजा फाउंडेशन तब तक उनके पीछे खड़ी रहती है जब तक कि वो नौकरी उसको ना मिल जाए। और आज देखिए सर, आपने सुना होगा, बहुतों ने, आपने क्यों, सबने सुना है, यहाँ अपोलो का नाम सुना है, मेदांता का नाम सुना है, जो बड़े बड़े संस्थान है सर, वहां हमारे बच्चे जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? उतनी पढ़ाई, उतना डिसिप्लिन, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट उतनी की गई है, तभी वो बच्चा वहां जाकर के स्टैंड कर रहा है। और जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सर अब एक टाइम मैनेजमेंट बहुत वैल्यूबल पॉइंट है जो हम डे 1 से बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी में जब वो बीमार होता है समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। वो जब तक बच्चा सीखे ना तो काम करना थोड़ी मुश्किल होती है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि सर हमारे संस्थान में बच्चे पढ़ने के बाद कहाँ जाकर स्टैंड कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? यही कारण है जो पढ़ाई, जो लैब, जो डिसिप्लिन, जो हमारे जितनी शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं, जो उनमें डालने की कोशिश करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई मैडम आपने। तो आपने बात की रोजगार परक शिक्षा की। जी, सिर्फ शिक्षा नहीं, जी, शिक्षा के साथ रोजगार परख कर लीजिए। जी जी सर। क्योंकि सिर्फ शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं बच्चे, लेकिन यदि रोजगार नहीं मिलती है जी, तो फिर वो शिक्षा को वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं और वो सेवा नहीं दे पाते हैं विशेष रूप से, और फिर कुछ दिन के बाद तो वो भूलने भी लग जाते हैं, फिर शिक्षा का महत्व नहीं रह जाता। बहुत अच्छी बात बताई मैडम आपने। अभी मैं नीरजा मैम से जानना चाहूंगा कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो नर्सिंग कौशल कॉलेजेस हैं, मैडम ने बताया कि 8 कॉलेजेस हैं जो कि कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा संचालित हैं और प्रजा फाउंडेशन से चला रही है। वो 8 कॉलेजेस किस किस स्थान पे हैं? जी सर, तो जो हमारे पैन आईटी जिसे हम कहते हैं, पैन आईटी प्रजा फाउंडेशन, जो कल्याण विभाग और झारखंड सरकार द्वारा संचालित कॉलेजेस हैं, तो ये झारखंड में 8 जगह हैं सर। और ये है एक चानम में है, इटकी में, गुमला, लातेहार, चाईबासा, साहिबगंज, सरायकेला और जामताड़ा में सर। जी, इन 8 जगह, तो ये 8 जगहों पे है। तो बच्चे कहीं, मतलब छात्राएं जो है, तो जहाँ जिस जगह से भी बिलोंग करती हैं और जो भी कॉलेजेस उनके लिए नजदीक पड़ता है, वो किसी भी कॉलेज में अपना नामांकन कर सकते हैं। जी सर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, जिसको इंटर्नशिप भी बोला जाता है, उसका क्या महत्व है एएनएम के लिए? जी सर, तो जो हमारी छात्राएं हैं वो जब फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई पूर्ण होने के पहले ही उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होती है सर, कैंपस सिलेक्शन की जाती है। तो बाहर से जो भी हमारे झारखंड, आउट ऑफ झारखंड जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे मैम ने भी बताया ही आपको कि जैसे मेदांता हो गया, अपोलो, फोर्टिस और क्लाउड9 एंड केयर फर्स्ट, जितने भी हॉस्पिटल्स या होम केयर जो भी हैं, तो ये कंपनीज हमारे यहाँ बच्चों को सिलेक्शन करने के लिए आती है। तो इंटर्नशिप के लिए भी आप, इंटर्नशिप के लिए भी कैंपस सिलेक्शन होती है सर। बहुत अच्छी बात। तो कंपनीज आती हैं और बच्चों को सेलेक्ट करती हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं और सिलेक्शन करती हैं, और एग्जाम देने के पहले ही उन बच्चों का तय हो जाता है कि वो ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए किस जगह चुने गए हैं। तो आफ्टर द एग्जाम्स, जब वो एग्जाम्स कंप्लीट करती हैं, उसके बाद कंपनीज जो हैं सर, वो खुद ही उनकी टिकट्स बुक करके और फिर उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए अपनी कंपनीज में लेकर जाती हैं। तो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो 6 to 8 मंथ्स के लिए होती है, 6 से 8 महीने के लिए होती है, जब तक कि झारखंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल जब तक अगले एग्जाम के लिए डेट्स ना निकाले, तब तक वो लोग उस ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं। और इस ट्रेनिंग के दौरान भी सर
उनको कुछ अमाउंट ऑफ यू से इज दैट Stipend, you can say. स्टाइपेंड, है ना, तो वो अमाउंट उनको मिलती है। इंटर्नशिप के दौरान भी उन्हें इंटर्नशिप जो के है दौरान भी उनको वो उनको अमाउंट अमाउंट मिलती है। मिल रहा है, जी सर। स्टाइपेंड मिल हाँ, रहा है। स्टाइपेंड के दौर पे मिलती है। बिल्कुल। और दे यूज इट फॉर गिविंग मींस पेइंग देयर लोन, लिटिल बिट ऑफ अमाउंट दे पेड फॉर लोन, राइट। और बाकी की जो है अपनी खर्च या घर में देना हो तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो हमारी मल्टी, बिकॉज दीज आर ऑल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और होम केयर सेटअप्स, तो बच्चे जो है यहाँ से जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसको वहाँ पे जाके वो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कर। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जब वो ट्रेनिंग के दौरान काम करते हैं तो उनको बहुत सारी अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलती हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे सेशंस या ट्रेनिंग्स कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें कि बच्चों को सर्टिफिकेशन या अप्रिसिएशंस मिलते हैं, और उनके जो भी काम है उनकी सराहना की जाती है। तो ये एक तरह का पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को बिल्डअप करना जी। है ना, और वो ट्रेनिंग जो वो ग्रहण करते हैं 6 to 8 months या मोर देन दैट, जी। तो वो एक बहुत ही बच्चे के लिए एक बहुत लाभदायक पड़ाव है, क्योंकि आगे चल के उतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और होम केयर्स में जब वो काम करके आती है तो दैट दे अप्लाइड इन एनी अदर प्लेस वेरेवर दे आर पोस्टेड लेटर ऑन। बहुत अच्छी बात बताई मैडम आपने। और बच्चों को विद इन 1 year 1 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर इंटर्नशिप मिल जाता है उन्हें, वो भी अच्छे अस्पतालों में, और साथ ही साथ लोन पे करने की सुविधा भी थोड़ी मिल जाती है, जिससे कि उनका ऋण का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सर वहाँ Yes, पर जो स्टाइपेंड मैडम ने कहा, उसके साथ में उनका रहना और खाना वो फ्री होता है। वाह, ये ने तो बहुत बच्चे अच्छी को बात मेंटल टेंशन नहीं देना जी। कि हम कहाँ रहेंगे, हाँ, कहाँ पकाएंगे, क्या बिल्कुल, खाएंगे, बिल्कुल, वो नहीं रहता वो है नहीं सर। एंड अगेन जो नीरा मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई ऑन जॉब ट्रेनिंग की, इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, वाइड डोर ओपन फॉर द जॉब, एक चौड़ा रास्ता वो खोल देता है कि अच्छा परफॉर्म करो और यहाँ से नौकरी ले लो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो प्री प्लेसमेंट ऑफर जी सर, जी सर, जी सर, जी ये कह सकते हैं सर। बहुत अच्छी बात है मैडम। शुल्क भुगतान के लिए जो फीस होती है उसके लिए क्या कॉलेज की तरफ से लोन लेने के लिए कुछ मदद किया जाता है? लोन लेने के लिए एक पहले ही रूल बनाया गया है कि ये अमाउंट लोन लेना है। हमारी संस्था तय करती है कौन से बैंक से लेना है। मैं इतना इसलिए बता रही हूँ कि कितना सिस्टमैटिक वे से ये संस्था चलती है। अन्यथा हम अपना अपना कॉलेज कहीं से कुछ ले लें, नहीं, ये संचालन हेड ऑफिस से होता है। वो हमें बताते हैं कौन से बैंक से लेना है। हमारा बच्चा पर्सनली कभी भी बैंक नहीं जाता है, क्योंकि अभी इंटर पास किए हैं, बैंक में 10 तरह के फॉर्म भरने पड़ेंगे, किससे किससे मिलना होगा, नहीं। तो इसके लिए हमारी संस्था बैंक को कॉलेज में बुलाती है। जो बैंक के मैनेजर हैं वो इन बच्चों के गार्जियन से इंटरैक्ट करते हैं, गार्जियन से मिलवाते हैं, बात करते हैं, उन्हें अश्योर करते हैं कि जो लोन हम दे रहे हैं, इस बच्चे को दे रहे हैं, ये बच्चा कमाकर वापस करेगा। ऐसा ना हो कि गार्जियन सोचे कि ये 1.5 लाख रुपया हम कहाँ से लाएंगे, नहीं, उनको एश्योर करते हैं। अभिभावकों पे कोई लोड नहीं पड़ता जी नहीं, अभिभावकों को हम इसलिए बुलाते हैं और बेशक उनसे साइन कराते हैं, वो ये कि यस ये बच्ची मेरी है, मैं इसे जानता हूँ या मैं उसका गार्जियन हूँ। बैंक के भी बहुत सारे कानून होते हैं सर, वो जब तक आपका डिटेल ना लेगी तो वो लोन तो नहीं देगी। तो लोन हम कॉलेज की तरफ से पूरी मदद बच्चों को करते हैं कि बैंक वाले कॉलेज में आकर के सारी प्रक्रिया पूरी कर दें। जी, बहुत अच्छी बात बताई मैडम। और जैसे हमने एएनएम के प्रशिक्षण के बाद हमने रोजगार पर चर्चा की है। जी सर। इंटर्नशिप के बाद जो प्लेसमेंट है वो प्लेसमेंट किस तरह का होता है, और क्या सभी छात्राओं को नौकरी लग जाती है, और इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। जरूर सर।
कुछ एक कहना चाहिए 1% जी। जो बच्चे जिनको नौकरी नहीं मिलती, मैं ये नहीं कहूंगी कि जितने गए सबको नौकरी मिल गई, तो वो आप 1% रख लो और 2% और रख लो सर कि वो बच्चा वहां एडजस्ट नहीं कर पाया, नौकरी तो मिल गई जी। लेकिन बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाया, तो उस स्थिति में भी हम लोग ऐसा नहीं करते कि आपको नौकरी मिली थी आप छोड़ दिए, अब आप समझो, ऐसा नहीं है। हमने बच्चों जैसे माँ बाप करते हैं, अंत तक बच्चे के पीछे रहते हैं, उसी तरह ये संस्था फिर दूसरी कंपनी को अप्रोच करती है, इस बच्चे को फिर से उसमें बिठाती है। तो इस तरह से अगर आप सोचे तो 100% संस्था प्लेसमेंट के लिए लगी रहती है जब तक कि उसको नौकरी ना मिल जाए। वो इसलिए करती है सर, हमारे ध्यान में रहता है कि उसने 1.5 लोन लिया हुआ है। और खैर मैं ये भी आपको बता देना चाहूंगी, जब लोन की बातें हो ही रही है, जब बच्चा इंटर्नशिप के लिए जाता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए जाता है, उस समय से रीपेमेंट शुरू हो जाता है। अभी उसने ट्रेनिंग पूरी नहीं की है, उसको अगर 10,000 मिलते हैं तो 5,000 वो अपने लोन में डाल देती है। 6 महीने है तो 30,000 उसका इंटरेस्ट तो चुक गया। लोग इंटरेस्ट से ज्यादा डरते हैं, कैपिटल मनी से नहीं, इंटरेस्ट से ज्यादा डरते हैं, तो वो चुक गया। फिर इसके बाद जब उसको जॉब मिलेगी तो जितनी जल्दी हो सके, साल भर की बात है, बच्चे अक्सर चुका देते हैं। फिर सरकार मेहरबान है, ST SC OBC बच्चों के लिए हमारा कॉलेज है सर, तो जब सरकार के खाते में पैसा ज्यादा होता है तो पैसा ज्यादा मिलता है, तो वो तो कोई तय नहीं है कि कितना मिलेगा, तो वो जब आता है जी स्कॉलरशिप की बात करिए तो दोनों साल मिलते हैं सर। ये पैसा भी हम एक पैसा भी ना हम उसकी तरफ देखते हैं, ना बच्चों को देखने देते हैं, ना गार्जियन को देखने देते हैं, वो सीधे के सीधे उठ करके उनके लोन रीपेमेंट पे चला जाता है। उससे उनका बोझ फिर बहुत कम हो जाता है, इसीलिए 1.5 से 2 साल में लोन क्लोज हो जाता है सर। जी धन्यवाद। हमारी आज की जो बातचीत है, आशा है कि वो सभी अभ्यर्थियों के लिए और छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आई होंगी, जैसा कि नैन्सी मैडम और नीरजा मैडम ने बताया, और जो छात्रा नीतू जी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसका सार हम ये समझ सकते हैं कि ANM नर्सिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है जी सर, और छात्राओं को ANM के साथ जुड़ना चाहिए, और ये नर्सिंग का बस पहला पड़ाव है, और इसके बाद फिर आप GNM कर सकते हैं, आप BSc कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, ओनली स्काई इज द लिमिट। जी सो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धन्यवाद।